हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का प्रमोद एकेडमिक क्लासेस में स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो ज्योग्राफी का पेपर है मानव भूगोल, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं, जो आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसमें जो कुछ मुख्य क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ सकते हैं और एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं, जिससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो मानव भूगोल का जो पेपर है, जो उसमें पहला क्वेश्चन है वो है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो इसमें जो दिया गया है कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डिला ब्लास, जो संभववाद के जनक थे, ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मनुष्य के अंतर संबंधों की अवधारणा या विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा उन पर निवास करने वाले जीवों के संबंधों का सम्यक ज्ञान सम्मिलित है। ये परिभाषा आपके विडाल डिला ब्लास का है, जो संभववाद के जनक है। दूसरा परिभाषा इसमें दिया है कि जर्मन मानव भूगोल शास्त्री रेडजल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। रेडजल की शिष्या थी कुमारी सेम्पुल, जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। उन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो मानव भूगोल की जो परिभाषा से आप इसमें से कम दो परिभाषा याद कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख कीजिए। कि मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। क्या लिखा है कि मानव भूगोल के अंतर्गत न केवल मानव और उसके वातावरण के आर्थिक एवं भौतिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है, वरन भूगोल से संबंधित अन्य शाखाओं आर्थिक भूगोल, राजनीति भूगोल, प्रजातीय भूगोल एवं ऐतिहासिक भूगोल आदि का मानव की कार्य क्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, विज्ञान, राजनीतिक और धर्म पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। इस संबंध में प्रोफेसर राक्सी महोदय ने कुछ निम्न शाखाओं में विभाजित करने का प्रयास किया या विभाजित किया है, जिसमें आपका आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामरिक भूगोल, प्रजाति भूगोल। अगर सिर्फ शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है कि मानव भूगोल की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं, तो आप तुरंत डाल के हेडिंग लिख सकते हैं कि प्रोफेसर राक्सी ने मानव भूगोल को निम्न शाखाओं में विभाजित किया है, जो शाखाएं आपके ये नीचे दी हुई है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अल्प जनसंख्या से आप क्या समझते हैं या अल्प जनसंख्या से क्या आशय है। जरा जान रहे हैं कि अल्प मतलब क्या होता है, कम या बिल्कुल कम। क्या लिखा है कि जब किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि वहां के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ ना उठाया जा सके, तो उसे अल्प जनसंख्या वाला प्रदेश कहते हैं। अल्प जनसंख्या की स्थिति तब पैदा होती है जब किसी प्रदेश का संसाधन जीवन स्तर को नीचा किए बिना बेरोजगारी बढ़ाए बिना इसकी वर्तमान जनसंख्या से अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं, जब किसी प्रदेश में संसाधनों को विकसित करने के लिए पर्याप्त जनसंख्या ना हो, तो वह प्रदेश अल्प जनसंख्या वाला प्रदेश कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी क्षेत्र या किसी प्रदेश में
संसाधन बहुत ज्यादा हो और उन संसाधनों का उपयोग करने वाले जो लोग हों वो बहुत कम मात्रा में हो, तो ऐसे क्षेत्र या प्रदेश को अल्प जनसंख्या का क्षेत्र प्रदेश कहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि पार्थिव एकता को परिभाषित कीजिए। पार्थिव एकता को परिभाषित कीजिए या पार्थिव एकता से आप क्या समझते हैं, पार्थिव एकता का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपको पूछ सकता है, लेकिन जब हम परिभाषा को समझ लेते हैं तो हम उसके अर्थ और उसकी व्याख्या हम अच्छे से कर ले जाते हैं। इसे क्या दिया है कि इस सिद्धांत का आशय यह है कि विश्व के सभी भौगोलिक तत्व, चाहे वो जड़ हो या चेतन, एक दूसरे से संबंधित हैं। इन तथ्यों में कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है, इसीलिए उनका पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। पार्थिव एकता के सिद्धांत में जो कहने का पूरा आशय है या तर्क है कि इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं वो क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। चाहे कोई भौगोलिक तत्व हो और चाहे मानव के तत्व हो, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई एक चीज पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, कहीं ना किसी प्रकार से वो दूसरे वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। उसी का जो अध्ययन है वही कहलाता है पार्थिव एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में रेडजल महोदय का मानना है कि मानव भूगोल मानव के संपूर्ण जीवन, उसकी समस्त विविध क्रियाओं, मानव वर्ग, समाज, जो मानव एवं भौगोलिक तथ्यों को व्यवस्थित करता है, का अध्ययन करता है, जिसमें पार्थिव एकता दिखाई पड़ती है। आगे है, प्राचीन भारतीय ऋषियों ने भी पार्थिव एकता को स्वीकार करते हुए ज्योतिषी प्रभावकों को एक व्यवस्थित क्रम दिया है। आगे चल के हम्बोल्ट महोदय ने बताया है कि संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा एवं जीव के दर्शन होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की बाह्य विभिन्नता की पृष्ठभूमि में व्यापकता एवं एकता है। क्या हो गया, पार्थिव एकता। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आखेटकों के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। आखेटक के क्या होते हैं भाई, इनका जीवन कैसा होता है। आखेटकों का सामाजिक जीवन तथा रहन सहन अत्यधिक कठिन होता है। जब भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है तो वह खूब खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ता है। आखेटक कोई भी वस्तु खा सकता है, वह अपने उद्योग के कारण हमेशा अविवेकी, अदूरदर्शी, कठोर तथा आक्रमणकारी एवं विध्वंसक होता है। अपने क्षेत्र तथा अपने परिवार की रक्षा करने के लिए वह अपने प्रतिद्वंदी की जान के लिए तत्पर रहता है। वास्तविकता यह है कि आखेटक युद्ध करने वाला होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। जैसे सेमांग लोग, सेमांग भी क्या है, जनजाति है, क्या करते हैं, वो बहुत ही शांत प्रिय होते हैं और आक्रमणकारी के सामने वो हट जाते हैं। ये क्या हो गया कि जो आखेटक लोग होते हैं उनका जीवन यापन बहुत ही कठिन होता है। वो ज्यादातर आखेटों पर ही निर्भर होते हैं। जब उन्हें कुछ मिल जाता है तो खूब खा लेते हैं, जब नहीं मिलता है तो उन्हें क्या है, भूखा रहना पड़ता है। ऐसा होने से वे क्या होते हैं, आक्रमणकारी होते हैं, कठोर होते हैं, अविवेकी होते हैं। उनके पास उस तरह से बुद्धि का विकास नहीं होता है, इसलिए क्या है, वो एक दूसरे के प्रति क्या है, हमेशा आक्रमणकारी की भावना रखते हैं। एक दूसरे के मार कर किसी तरीके से अपने पेट को, अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो दूसरे को मार भी सकते हैं। उनका जो जीवन है, उनका रहन सहन है, वो बहुत ही कठिन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों से आप क्या समझते हैं। ग्रामीण बस्तियां होती क्या है। तो ये छोटे आकार की एक बस्ती होती है जिसके निवासी कृषि, एकत्रीकरण, पशुचारण, खनन, मत्स्य ग्रहण आदि प्राथमिक क्रियाओं में कार्य करते हैं। मतलब कहने का है, ये छोटे आकार की बस्ती होती है जिसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं,
प्राथमिक क्रियाओं में कार्य करते हैं, जैसे कृषि करते हैं, पशुचारण करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। ये सब जो प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं वो ये लोग काम करते हैं। इसे परिभाषित करने के लिए अरिस्टोफेन ने कहा है कि वे गांव परिवारों के समूह हैं जो वंश परंपरा के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या कम से कम उनके रीति रिवाजों में समानता है। वे एक जैसी फसलों के लिए, कृषि के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए अंतर संबंध स्थापित करते हैं। ब्लास क्या बोलते हैं? ब्लास कहते हैं कि परिवार एक वंश या परिवार से बड़ा जन समुदाय है। ब्रूस कहते हैं गांव घरों तथा इनके निवासियों का समूह है, कि गांव हो, घर हो, उनमें जो रहने वाले लोग हैं उनके पूरे समूह क्या कहते हैं? हम ग्रामीण बस्ती कहते हैं। गिलस्की क्या बताते हैं? गांव केवल खेलों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक निश्चित इकाई है। गांव के अपने ही स्थानिक, प्रजातीय तथा सांस्कृतिक लक्षण होते हैं, इसे इसका अस्तित्व प्रदान करते हैं। ये आपका हो गया विद्वानों के अनुसार। बाकी हमारे समझने के लिए क्या है कि गांव या ग्रामीण बस्ती वो होता है जो एक छोटे कार की बस्ती होती है, जिसके निवासी मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से प्राथमिक क्रियाओं में कार्य करते हैं। प्राथमिक क्रियाएं वह होती हैं जो जैसे कृषि हो गया, पशुचारण हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया। खनन कैसा हो? मतलब बहुत बड़े रूप में ना हो, छोटे रूप में जो काम होता है वो भी सब किस में आता है? ये आते हैं आपके प्राथमिक क्रियाओं में। आगे चलते हैं। आदिम कृषि क्या है? आदिम मतलब नहीं, मतलब बहुत पुरानी। तो आदिम निर्वाह कृषि एक प्रकार की कृषि है जो आदिम औजारों की सहायता से, मतलब पुराने औजारों की सहायता से भूमि के छोटे छोटे भागों पर की जाती है। इसे कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इनमें बीन्स, बाजरा, मक्का, रतालू आदि फसलें हो जाती हैं, और इस प्रकार की कृषि में खोदने वाली लाठी, कुदाल और दांव जैसे औजारों का प्रयोग किया जाता है। आदिम से मतलब ही है बहुत ही पुराने रूप में। जो तमाम जनजातियां लोग थी, या जो पहले मानव बहुत पुराने समय में था, जब इसके पास कोई औजार नहीं था, तो जब उस टाइम जो कृषि होती थी वही क्या कहलाती थी? आदिम कृषि। अभी भी बहुत सी जनजातियां ऐसी हैं जो आदिम कृषि ही कर रही हैं। जैसे अगर हम इसी आगे बात करते हैं, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि भी एक प्रकार की आदिम कृषि ही है। स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि एक प्रकार का आदिम कृषि है। यह कृषि अभी भी मुख्य रूप से क्या है? जनजातियां लोग करती हैं। इसमें होता क्या है? जिसमें वृक्षों, वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और भूमि की सफाई करके पुराने उपकरणों से वहां पे कृषि की जाती है। और जब तक कुछ उसमें मिट्टी में उपजाऊपन है तब तक वहां पे कृषि होती। जैसे लगता है कि उपजाऊपन नहीं रह गया है, वहां से कृषि बंद करके कहीं अलग स्थान पर जाके कृषि की जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि आदिम कृषि एक बहुत ही पुरानी परंपरा की कृषि थी, जिसमें छोटे छोटे भूमि पर कृषि की जाती थी, और इनमें मुख्य जो औजार हैं, बीज है, इनका उस तरह से प्रयोग नहीं होता था। इसका एग्जाम्पल हम स्थानांतरित या झूम कृषि को लेकर दे सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रजाति को परिभाषित कीजिए। मानव प्रजाति एक जैविक अवधारणा है जो एक नस्ल के मानव वर्ग का संज्ञान या ज्ञान कराती है। प्रजाति अंग्रेजी के रेस शब्द का शब्दार्थ है। रेस शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के रजा शब्द से मानी जाती है। रजा का अर्थ होता है वंशानुरूप या नस्ल। इस प्रकार मानव प्रजाति से ऐसे मानव वर्ग का बोध होता है जिसके शारीरिक गुणों, लक्षणों, रक्त वर्ग, प्रजनन में समानता हो।
मानव प्रजाति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ब्लास महोदय ने कहा है कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मनुष्य की शारीरिक आकृति अथवा लक्षणों के आधार पर किया जाता है। आगे कुबर महोदय भी कहते हैं कि प्रजाति को लिखा है कि प्रजाति एक जैविक संकल्पना है जिसमें अनुवांशिकता पीढ़ियों तक मानव समुदाय के साथ साथ विद्यमान रहती है। आगे चलते हैं। विश्व की प्रमुख प्रजातियों के नाम लिखिए। कौन कौन सी प्रजातियां हैं? तो ग्रिफिथ टेलर एक विद्वान हैं जो हम पढ़ते भी हैं कि जो नौ निश्चयवाद के क्या हैं, जनक भी हैं। तो ग्रिफिथ टेलर ने सिर मतलब कपाल, सिर घातांक तथा बालों की बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण 7 रूप में किया है, जिनमें कौन कौन से हैं? नेग्रिटो, नीग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, मेडिटेरेनियन, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलिक। इनमें क्या है? ये 7 रूपों में क्या किया है? मानव प्रजातियों को वर्गीकरण या बांटा है। आगे है प्रवास क्या है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रवास क्या है? प्रवास क्या है? किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा अपना निवास स्थान छोड़कर अन्य स्थान के लिए अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से किया गया परिवर्तन जनसंख्या प्रवास कहलाता है। मतलब प्रवास वह है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जनसंख्या बढ़ जाती है या कुछ टाइम के लिए वहां पे चली जाती है तो उसे हम प्रवास कहते हैं। तो प्रवास संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रवास की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि प्रवास सामान्यतः निवास स्थान को बदलते हुए एक भौगोलिक इकाई से दूसरी इकाई के भौगोलिक गतिशीलता का एक प्रतिरूप है। जैसा कि प्रवास के बारे में बहुत अच्छे से सुने हैं, जानते भी हैं और लोग प्रवास बहुत ज्यादा कर भी रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि लोग गांवों से शहरों तरफ प्लान करते हैं तो भी ये क्या है? प्रवास है। कुछ जाते हैं प्रवास करते हैं रोजगार के लिए, कि क्या करते हैं कि गांव में क्या होता है रोजगार नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं? चले जाते हैं शहर में। किस लिए? कि वहां पे जाके रोजगार मिल जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं? जाते हैं शिक्षा के लिए। गांव में उस तरह से बड़े कॉलेज नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं होती है, तो लोग क्या करते हैं? गांव से जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। किस लिए? शिक्षा की प्राप्ति के लिए। बहुत से लोग घूमने के पर्पज से। तो ऐसे प्रवास के बहुत से माध्यम हैं जिसके हम लोग प्रवास करते हैं। तो अगर खाली प्रवास की परिभाषा देना हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके अस्थायी या अस्थायी रूप से जो हम जाके वहां बसते हैं उसे हम प्रवास कहते हैं। अब क्या होता है कि प्रवास के बहुत से कारण हैं, जैसे प्राकृतिक, उसे तमाम क्या है? कारक हैं। जैसे प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, ये ढेर सारे उसके कारक हैं। तो क्या है? प्रवास को प्रभावित करने के लिए। अगर हम प्रवास के प्रकार को देखें कि प्रकार कौन से होते हैं तो उससे प्रवास को भी क्या है? कई टाइप से बांटा गया है। जैसे अगर हम बात करें अवधि के अनुसार पे या समय के, तो क्या होता है? दीर्घकालिक प्रवास, अल्पकालिक प्रवास, दैनिक प्रवास, मौसमी प्रवास, ये सब क्या है? अवधि के अनुसार। दीर्घकालिक मतलब क्या होता है कि बहुत समय तक जाके कोई चला जाए। अल्पकालिक क्या होता है कि जिसकी अवधि थोड़ी कम होती है। जैसे आप किसी स्थान पर रह रहे हैं और कहीं स्थान पर जाना है, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई फैजाबाद रह रहा है और कहाँ जा रहा है? लखनऊ। सुबह या शाम को वापसी, ये क्या हो गया? ये अल्पकालिक हो गया। दैनिक भी हो गया,
मौसमी, जब मौसम के अनुसार होता है कि, तो ये सब क्या है, प्रवास के प्रकार हैं। और क्षेत्र अनुसार क्या होता है कि जो प्रवास जो मुख्य है, एक होता है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास, और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। जब अगर एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएगा तो इसके कारक, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इन सबको आपको लिखना होगा कि कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं उसके बारे में, और प्रवास के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में। नहीं जाना तो कम से कम जो आंतरिक एवं अंतर्देशीय प्रवास और क्या होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, तो आप लिख के ही आएगा। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, जब एक देश से दूसरे देश से प्रवास किया जाए, मतलब भारत से पाकिस्तान में, भारत से बांग्लादेश में, भारत से अमेरिका में, ये क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। एक दूसरे देश से जब हम कहीं दूसरे देश में चले जाते हैं उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास। जब एक देश के अंदर, हो सकता है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ से लुधियाना, चेन्नई, कहीं जा रहे हैं, ये मतलब जब एक देश के अंदर होगा तो इसे अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास कहते हैं। और जब एक देश से दूसरे देश में होता है तो उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास। कारक रूप से बताई दिए हैं कि शिक्षा भी कारक है, घूमने पर्पज से होता है, प्राकृतिक कारक है, धार्मिक कारक है। धार्मिक कारक नहीं होता कि तमाम जो बड़े बड़े धार्मिक नगर होते हैं, क्या करते हैं लोग वहां पे जाते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे कह सकते हैं कि आपका हो गया विंध्याचल, आपका हो गया जो मथुरा, आपके काशी, आपका अयोध्या, जो ये बहुत से धार्मिक केंद्र है। तो क्या होता है, धार्मिक सांस्कृतिक चीजें जो भी हैं क्या कर रही हैं, प्रवास को प्रभावित कर रही हैं, जिससे वहां प्रवास हो रहा है। आगे चलते हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो खाली आप बता दीजिएगा हाँ प्रवास कहते किसे हैं, या प्रवास के प्रकार लिख दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, प्रवास क्या है इसके बारे में, प्रवास की परिभाषा, इसके कारक और इसके प्रकार पूरी आप व्याख्या करिएगा। आगे क्या है, प्रक्षिप्त बस्तियां किसे कहते हैं। तो जो प्रक्षिप्त बस्तियां हैं उसे हम एकाकी या प्रकीर्ण बस्तियां भी कहते हैं। इन बस्तियों में किसान खेतों में ही घर बनाकर रहता है। ये घर अलग अलग कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। कृषि गृह तथा वास गृह भी प्रक्षिप्त बस्तियां ही होते हैं। घर चाहे छप्पर के हो, झोपड़ी हो, कच्ची ईंट के हो, पत्थर के हो, एक दूसरे से दूर ही होते हैं, और प्रायः इन घरों को कृषि भूमि ही अलग करता है। कभी कभी इन घरों के बीच में खाली भूमि भी होती है और प्रत्येक घर में केवल एक ही परिवार निवास करता है। कभी कभी परिवार के नौकर चाकर या कृषि श्रमिक भी उसी घर में किसी एक अलग कमरे में रहते हैं, और परिवार के सदस्यों तथा नौकरों एवं श्रमिकों के निवास या तो एक ही भवन के विभिन्न कमरे होते हैं, या स्वामी या नौकरों के मकान बिल्कुल पास होते हैं, जिससे मिली जुली एक बस्ती बन जाती है। ऐसे मिली जुली बस्ती को संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा कनाडा में कृषि गृह या वास गृह कहते हैं। आगे चलते हैं। प्राचीन ढंग से भोजन एकत्रीकरण किस प्रकार किया जाता था। मतलब जो प्राचीन ढंग से, मतलब भोजन का एकत्रीकरण किस प्रकार से किया जाता था, तो आदि प्रकार का होगा। यह आदिम अर्थव्यवस्था वाले समाजों में प्रचलित व्यवसाय है। विश्व के विभिन्न भागों में अनेक आदिम जातियां कोई उत्पादन कार्य नहीं करती हैं, बल्कि भोजन के लिए अन्न जो वन्य है वस्तुओं पर ही आश्रित होती हैं। यह व्यवसाय भूमध्य रेखी वन प्रदेशों में अधिक प्रचलित है, क्योंकि वहां पे क्या है, ढेर सारे वन होते हैं, और वनों में क्या है, फल फूल, जो बहुत चीजें हैं जो खाने के लिए होती हैं वो मिल जाती हैं। जहां वन वृक्षों से भोजन के लिए विविध प्रकार के फल फूल, कंदमूल, शहद आदि प्राप्त होते हैं। जैसे अफ्रीका के कांगो बेसिन,
गिनी तट, दक्षिणी अमेरिका, अमेजन बेसिन, दक्षिणी पूर्वी एशिया के वन प्रदेश में रहने वाले कुछ आदिम जातियां सेमांग की अर्थव्यवस्था मुख्यतः वन्य वस्तुओं के एकत्रण पर आधारित है। यहाँ वन्य अनेक जनजाति समाजों में पुरुष पशुओं का शिकार करते हैं और जलाशयों में मछली पकड़ते हैं तथा स्त्रियां भी जंगलों से फल फूल और वृक्षों की खाल जड़ें एकत्र करती हैं। कहीं कहीं पर भोजन में शहद का भी महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। भोजन एकत्रण का व्यवसाय प्राय सभी वन्य आदिम जातियों में थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जंगली आदिम जातियां पिग्मी, सेमांग, सकाई आदि के साथ ही साथ कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले बुशमैन की अर्थव्यवस्था में भी भोजन एकत्रण का महत्वपूर्ण स्थान है। बुशमैन कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ? अफ्रीका में। ये भी इस जनजाति के बारे में भी आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल में पर्यावरण नियतिवाद की संकल्पना की विवेचना कीजिए। भूगोल की विचारधारा में, मानव भूगोल की विचारधारा में आपको 3 विचारधाराओं को बहुत ही मुख्य रूप से पढ़ना है, जिसमें आपका है निश्चयवाद, दूसरा संभववाद और तीसरा है नवनिश्चयवाद। तो हम पहले बताते हैं निश्चयवाद के बारे में। प्रकृति या नीतिवाद निश्चयवाद भूगोल में पर्यावरण निश्चयवाद की संकल्पना सर्वाधिक प्राचीन है। इसे निश्चयवाद पर्यावरणवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का क्या है? दास है। पर्यावरण सर्वशक्तिमान है और मानवीय क्रियाकलापों को पूर्णतः नियंत्रित करता है। प्राकृतिक शक्तियां के सामने मानव तुच्छ, महत्वहीन एवं निष्क्रिय होता है। विश्व के विभिन्न भागों में मानवीय व्यवहार में अंतर प्राकृतिक पर्यावरण में पाए गए अंतर के अनुसार होता है। उदाहरण जायरे बेसन के पिग्मी, कालाहारी के मरुस्थल, मध्य एशिया के खिरगिज, उत्तरी ध्रुव के एस्किमो का जीवन एक दूसरे से सर्वाधिक भिन्न है और प्राकृतिक शक्तियों द्वारा पूर्णतः नियंत्रित है। फ्रेडरिक रेटजल भी एक जर्मन विद्वान थे और डार्विन के अनुयायी थे। रेटजल को ही सही अर्थों में सही अर्थों में निश्चयवाद का प्रतिपादक माना जाता है। इनका विख्यात ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी है। यह ग्रंथ पर्यावरण निश्चयवाद के उदाहरणों तथा विचारों से पूर्णतः सुसज्जित है। रेटजल के अनुसार समान स्थितियां समान जीवन शैली को जन्म देती हैं। रेटजल का मत था कि मानव अपने पर्यावरण की उपज है और पर्यावरण की प्राकृतिक शक्तियां ही मानव जीवन को ढालती हैं। मनुष्य तो केवल वातावरण की मांग के साथ, ये आपका वातावरण है, ठीक समायोजन करता है और उसके साथ अपने को योग बनाता है। कुमारी एलेन सेम्पुल अमेरिकन भूगोलवेत्ता व रेटजल की शिष्या थी, जो पर्यावरण निश्चयवाद की प्रबल समर्थक थी। उन्होंने रेटजल के विचारों को अंग्रेजी भाषा जानने वाले जगत के सामने प्रस्तुत करने के लिए भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव की रचना 1911 में की। उसने इस पुस्तक का आरंभ भी इन्हीं पंक्तियों से किया है। इसके बाद निश्चयवाद के समर्थक में हिप्पोक्रेटस, हैकल, हंटिंगटन, मॉन्टेस्क्यू आदि विद्वानों ने इस विचारधारा की, इस संकल्पना की बहुत ही क्या है समर्थन दिया हुआ है। इसके बाद जो आपके 2 वाद हैं इसमें बता दे रहा हूं मैं, आप सुन लीजिएगा। दूसरा वाद क्या है? संभववाद, पॉसिबिलिज्म। संभववाद का जो शब्द है वो एक विद्वान थे, फेवरे महोदय ने दिया था। संभववाद जो शब्द है उसे किसने दिया था? फेवरे महोदय ने दिया था। लेकिन संभववाद का जो संकल्पना है उसे वाइडल विला ब्लास महोदय ने दिया है। जैसे निश्चयवाद में हम प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं, वैसे संभववाद इसका उल्टा है। संभववाद के भी जितने विचारक हैं उनका मानना है कि प्रकृति सर्वोपरि नहीं होती है, वो क्या है? मानव होता है।
प्रकृति मानव के सामने ढेर सारी संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मानव सर्वशक्तिमान होता है। उन संभावनाओं में से जो चाहता है वैसे ही करता है। इस विचारधारा में मानव को सर्वशक्तिमान माना गया है। इसमें किसी भी रूप में मानव प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि मानव इतना सक्षम है कि वो जैसे चाहे वैसे कार्य कर सकता है। तीसरा आता है नौ निश्चयवाद। इन दोनों विचारधाराओं से, इन दोनों संकल्पनाओं से हटकर एक मिला जुला संकल्पना आती है जिसे कहते हैं नौ निश्चयवाद की संकल्पना। नौ निश्चयवाद की जो संकल्पना है इसे ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया था। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसमें माना है कि ना तो मानव सर्वोपरि है और ना ही प्रकृति सर्वोपरि है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने ही स्टॉप एंड गो शब्द का प्रयोग किया है। रुको और जाओ निश्चयवाद। इनका मानना यह है कि प्रकृति हमें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करती है, वो एक ट्रैफिक पुलिस के समान है। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला हमें कुछ टाइम के लिए रोक सकता है और फिर हमारे मार्ग को बदलता नहीं है, वैसे ही जो हमारी प्रकृति है वो हमें कुछ समय के लिए रोकती है, बाकी हमारे मार्ग को बदलती नहीं है। अगर हम अपनी प्रकृति के अनुसार काम करेंगे तो हम विकास ज्यादा कर सकते हैं। अगर उसके हम खिलाफ काम करेंगे उससे हमको ही नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? ग्रिफिथ टेलर महोदय थे, जिन्होंने इसे स्टॉप एंड गो मतलब रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से संबोधित किया है। आगे चलते हैं। आखेट करने के ढंग एवं क्षेत्र। तो विश्व की अनेक आदिम जातियां जंगली पशुओं की आखेट द्वारा जीवन निर्वाह करती हैं। मतलब कह सकते हैं आखेट का मतलब होता है शिकार करना। और उनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आखेट पर ही आधारित होती, मतलब शिकार पे। आखेट के प्रदेश निम्नलिखित हैं, जैसे क्या है भाई, कांगो बेसिन अफ्रीका, कार्बो एक कांगो है, के भूमध्य रेखीय सघन प्रदेश में पिग्मी नामक आदिवासी रहते हैं, जिनके निवास क्षेत्र का विस्तार 3 अंश उत्तर और 3 अंश दक्षिण के मध्य पाया जाता है। अत्यंत छोटे कद के कारण इन्हें बौना भी कहा जाता है। कांगो में इतुरी पिग्मी इतुरी नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं और अभी तक सब लोगों के संपर्क में नहीं आते हैं। और पिग्मी लोग पूर्ण रूप से आखेटक हैं या कह सकते हैं शिकारी। दूसरा है कालाहारी मरुस्थल। अफ्रीका में कालाहारी के शुष्क मरुस्थल में बुशमैन नामक आदिम जात के लोग रहते हैं, जिनका भी मुख्य व्यवसाय आखेट या शिकार करना है। यह भाग सहारा की भाग बिल्कुल शुष्क नहीं है। बुशमैन का मुख्य निवास क्षेत्र बोस्वाना में है। भोजन के लिए स्त्रियां कंदमूल, छोटे छोटे कीड़े, छिपकली, मेढक आदि एकत्रित करती हैं। टुंड्रा प्रदेश तीसरा है। टुंड्रा प्रदेश उत्तरी अमेरिका को शीत प्रधान प्रदेशों तथा ग्रीनलैंड के तटीय भागों में एस्किमो नामक आदिम जातियों के लोग रहते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः आखेट पर आधारित है। जैसे नहीं सुनते हैं टुंड्रा जो रहते एस्किमो क्या करते हैं, वो लोग अपने हारपून से सील मछली को मारते हैं, ध्रुवी भालू को मारते हैं, कुछ पक्षियों को मारते हैं। मतलब उनका पूरा काम किस पे है? शिकार पे है, आखेट पे है। वहां ना कोई कृषि होती है, ना ऐसे कुछ संसाधन है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। तो लोग क्या करते हैं? वो लोग आखेट पर ही जीवित हैं। शिकार की खोज में एस्किमो भ्रमणशील रहते हैं। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय आखेट ही है। स्थलीय शिकार ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। इनका महत्व समुद्री
तथा हिमाच्छादित भागों के शिकार की तुलना में कम महत्वपूर्ण होता है। ये लोग स्थल पर कार्बियों, खरगोश, लोमड़ी, पक्षियों आदि का शिकार करते हैं तथा शीत प्रधान प्रदेश में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ शिकार का क्षेत्र और ढंग भी बदलता रहता। चलिए, एक जनजाति है गद्दी जनजाति। वैसे जनजातियों को तो बहुत से पढ़ना आपको है, आपका जो सिलेबस में है वो क्या है, ढेर सारी जनजातियां पढ़ना है। जैसे आपके हैं थारू, संथाल, गोंड, भील, ये सारी जनजातियां हैं। तो जनजातियों में आप एक दो अच्छे से पढ़ के बाकी जो और जनजातियां हैं उनके क्षेत्र को समझ लीजिए, उनके कुछ घर को समझ लीजिए, उनके भोजन को समझ लीजिए, बाकी आपका जो है लगभग चीज आपका सेम हो जाएगा। तो आप इसकी हेडिंग तो याद ही कर सकते हैं, जिसका मुख्य होता है कि वो लोग निवास कहाँ करते हैं, खासतौर उनका जो निवास क्षेत्र होता है सारी जनजातियों क्या क्या है, अलग अलग है। तो अब जब भी आप किसी जनजाति के बारे में लिखिए तो पहले जब निवास क्षेत्र डालिए तो लिखने के बाद आप एक डायग्राम बनाइए, मैप बना दीजिए कि और इस जनजाति का निवेश क्षेत्र इस मैप में है कहाँ पे। अगर भारत की बात करता है तो जैसे आपका है गद्दी जनजाति, तो कहाँ रहती है, हिमाचल प्रदेश में रहती है। तो आप तुरंत मैप ड्रा करिए और दिखाइए कि आपका हिमाचल प्रदेश है, सिर्फ एक दिखाई स्टेट बस और दिखा दीजिए कि करके राइट कि यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है। ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका इफेक्टिव हो जाएगा। बाकी रहे बात सारी गठन, तो जितनी जनजातियां हैं कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े बड़े होते हैं, कुछ बहुत बाल लगते हैं, कुछ के पास बाल नहीं होता है। ये भी आप थोड़ा सा देख के आप किसी भी जनजाति के बारे में अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ एक समझते हैं गद्दी जनजाति। इसका जो निवास क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी भाग गद्दी जनजातियों का निवास स्थल है। इसका निवास स्थल 32 डिग्री 23 मिनट से 32-45 उत्तरी अक्षांश के मध्य ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यह जनजाति चंबा और कांगड़ा जिलों को विभाजित करने वाली धौलागिरी श्रेणी के भागों में निवास करती है, लेकिन कुछ गद्दी इस पर्वत श्रेणी की निचली घाटियों में जाकर बस गए हैं, परंतु अधिकांश अभी भी ऊंचे पर्वतीय भागों में ही रहते हैं। भौगोलिक वातावरण गद्दी जनजाति का निवास क्षेत्र हिमालय प्रदेश में स्थित 1200 से 2100 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्र में स्थित है, जहां शीत ऋतु में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच जाता है और ग्रीष्म ऋतु का मौसम सुहाना रहता है, क्योंकि ऊंचाई के कारण जलवायु सम रहती है। दूसरा हेडिंग बनता है शारीरिक गठन, कि इनका शारीरिक गठन कैसा है, ये लोग कैसे कैसे होते हैं। जैसे कह सकते हैं गद्दी क्या है, इनका कद छोटा, शरीर भारा, हष्ट पुष्ट, गढ़ा होता है, रंग गेहुआ भूरा होता है, भारी बोझ होने के कारण कुछ मुड़े हुए होते हैं और इनमें कठोर शीत को सहने की क्षमता अधिक होती है। अब यहाँ कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई जनजाति गर्म प्रदेश में रहने वाली होगी तो क्या है, उसकी जो बॉडी की बनावट है, जो सहन क्षमता है, वो क्या है, गर्मी को अच्छे से सह सकती है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है तो कैसा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, तो हम जोड़ सकते हैं कि यहाँ खूब ठंडी पड़ती है, जिससे क्या यहाँ के लोग उसकी जो सहन क्षमता है ठंडी की, वो लोग उतना सहन क्षमता कर ले जाते हैं। जैसे अगर हम एस्किमो की बात करते हैं जो कहाँ मिलते हैं, ग्रीनलैंड में, वो तो हमेशा वहां बर्फ ही जमा रहता है, फिर भी क्या है, लोग उसी बर्फ में बना के घर रहते हैं, जिसे हम लोग इग्लू कहते हैं। तो उनकी जो शरीर की बनावट है वो क्या है, उतने तापमान में ढल गई है। यहां से किसी को भेज दिया जाए तो जम के मर जाएगा, लेकिन वहां के लोग क्या है, उनकी बॉडी उतने तापमान को सहने के लिए क्या है, वो सक्षम हो गई है। आगे चलते हैं, बस्तियां और घर। गद्दी लोग अच्छे पशुपालक होते हैं। यह अधिकांश समय चारे की तलाश में घूमते रहते हैं और शीतकाल में चारे का अभाव होने के कारण उत्तम चारागाह की खोज में निचली घाटियों में चले जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अपने पशुओं को लेकर ऊंचे भागों में जाते हैं और वर्ष के आधे में ये लोग अपने गांव में रहते हैं। गांव छोटे और मकान मुख्यतः लकड़ी और घास के बनाए जाते हैं, परंतु कुछ स्थानों पर पत्थरों का भी उपयोग किया जाता है।
घर मुख्यतः पर्वतीय ढालों पर बनाए जाते थे। आगे है भोजन। ये लोग खाते क्या हैं? अब सिंपल सी बात है, ये लोग पशु पालते हैं, तो जब पशु पालन क्या है, पशु में क्या मिलता है? दूध मिलता है। दूध से हम क्या बनाते हैं? दही, पनीर, घी। तो अगर हम पशुओं को पाल रहे हैं, उनसे होने वाली चीज और मांस, तो कह सकते हैं पशुओं से इन्हें दूध, दही, पनीर व घी व मांस की प्राप्ति होती है। तथा खेती के द्वारा कुछ जौ, मटर, चना, मोटा अनाज आदि उत्पन्न किया जाता है, जो वहां का मुख्य खाद्यान्न है। इससे ये लोग शराब भी बनाते हैं, जिसे सारा कहते हैं। जितने लोग, ये जनजातियां हैं जो शराब बनाते हैं, उसके उस भाषा में वहां पे सारा कहते हैं। शराब का सेवन विशेष उत्सवों पर किया जाता है। कोई त्योहार पड़ता है तो क्या करते हैं लोग? शराब का सेवन मुख्य रूप से करते हैं। कुछ भागों में खेती से गेहूं, आलू, चावल और मक्का भी उत्पन्न किया जाता है। तो जो ये सब खेती हैं, ये सब बहुत कम मात्रा में होती हैं। जो नीचे के भाग हैं, जो कहते नहीं, जो कुछ रहते हैं ऊंचाई पे, कुछ रहते हैं नीचे वाले, तो जो नीचे वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? ये सब चीजों का उत्पादन करते हैं। अगला क्या है? अर्थव्यवस्था। गद्दी लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। ये भेड़ बकरियों की सुरक्षा के लिए कुत्ते पालते हैं। मैदानी भागों में कृषि की जाती है। लकड़ी काटना, ऊन और बकरियों के बालों से कंबल और कपड़ा बनाया जाता है। पशुओं से दूध, मांस, ऊन, बाल, खाल आदि प्राप्त होते हैं। और पशु बेचने का कार्य भी ये लोग बहुत करते हैं। जंगली पशुओं की सामग्री व जड़ी बूटियों भी कहीं कहीं एकत्रित की जाती है। सामाजिक जीवन। गद्दी लोगों में बहुपति प्रथा पाई जाती है। मतलब एक महिला के पास के कई पति हो, उनके कई हस्बैंड हो, उसे कहते हैं बहुपति प्रथा। एक महिला के पास कई जब पति होती हैं तो उसे कहते हैं बहुपति प्रथा। तो जो गद्दी लोगों में क्या है? बहुपति प्रथा पाई जाती है। कुछ लोग अधिक पलिया भी रखते हैं। यहाँ प्रथा राजपूती प्रथा मानी जाती है। बहु प्रथा में बच्चों की संख्या सीमित होती है। इससे प्रथा से समाज एक सूत्र में बंधा रहता है। सामाजिक कार्यों में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचे माना जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति के प्रथम विवाह पर विशेष भोज उत्सव मनाया जाता है। प्रथम पत्नी का विशेष सम्मान का दर्जा रहता है। इनमें तलाक की प्रथा नहीं होती है। धर्म। हिंदू धर्म गद्दी के अनुयायी होने के कारण शिव की आराधना करते हैं। मतलब जो गद्दी धर्म लोग हैं वो क्या है? हिंदू धर्म के अनुयायी है। इस कारण क्या है? ये शिव की आराधना करते हैं। इनके विचारों से अनेक प्रकार की बीमारियों, गर्भपात और पशुओं में महामारी कारण प्रतिमाएं हैं। इसी कारण इन प्रतिमाओं को प्रसन्न करने के लिए, जो भूत प्रेत हैं उन्हें क्या करने के लिए? प्रसन्न करने के लिए ये लोग बकरी या भेड़ की बलि चढ़ाते हैं। इनका जादू टोने में भी विश्वास रहता है तथा देवी के पूजा स्थल पर नवरात्रि में पशु बलि चढ़ाई जाती है। यह उत्सव वर्ष में 2 बार नवरात्रियों पर मनाया जाता है। ये आपके लगभग कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। आप देखकर अच्छे से क्या है आप कर सकते हैं। और कुछ जो क्वेश्चन आपके जनसंख्या के हैं, तो आप जनसंख्या पढ़ सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या के प्रभावित करने वाले कारक, इन सबको भी आप देख सकते हैं कि ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हमने खाली शॉर्ट बताया था कि यहाँ अल्प जनसंख्या क्या है, लेकिन जनसंख्या से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूपों का क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में क्या है, जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप क्या है। तो उसमें क्या है, आपको लगभग सारे जो महाद्वीप हैं उनके बारे में क्या आपको बताना पड़ेगा। कहाँ कहाँ जनसंख्या कितना पाया जाता है, चाहे एशिया महाद्वीप का हो, अफ्रीका का हो
यूरोप का हो, उत्तरी अमेरिका का हो, दक्षिणी अमेरिका का हो, तो क्या है, सबको आपको बारे में लिखना पड़ेगा। या उसके कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। या कभी कभी पूछ लेता है कि जनाधिक क्या है या अध जनसंख्या क्या है। जब क्या होता है, किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का वर्तमान प्रावधानिक के अनुसार पूर्ण विकास करने तथा उसके उपभोग के लिए आवश्यक एक निश्चित जनसंख्या, जिसे उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त हो, अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाती है। लेकिन जब वही जनसंख्या बहुत ज्यादा हो और संसाधन कम हो जाएं, तो उसे कहते हैं अति जनसंख्या। तो ये सब क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। और क्या है, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार पूछ सकता है, कौन कौन प्रकार हैं। इसमें क्या है, हम बता चुके हैं, प्रक्षिप्त बस्तियां, दूसरा है न्यायस्थित बस्तियां, अर्ध संघत या अर्ध न्यायस्थित बस्तियां, पल्ली अथवा पूर्वातिल, 4 बस्तियां ग्रामीण में पाई जाती हैं। इन चीजों को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और क्या है, इन्हीं अधिवासों के, अधिवास से बनता है कि अधिवास क्या है तथा अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक, तो भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक और आवागमन साधन। मतलब कि कोई अधिवास अगर कहीं बन रहा है तो उसे कौन कौन सा कारक प्रभावित कर रहे हैं। अगर हमें भी कहीं अपना घर बनवाना हो, अधिवास बनाना हो, तो हम ऐसा क्या देखेंगे जहां बनाएंगे, तो वही जो कारक होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप क्या है, उनके बारे में भी आप लिखिएगा। के साथ ही साथ जो जनजातियां आपकी विश्व की हैं, चाहे एस्किमो हो और आपका क्या कहते हैं पिग्मी हो, बुशमैन हो, तो इन जनजातियों के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि जनजाति कहाँ निवास करती हैं, इनका भी क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, इनके भोजन क्या है, इनका आवास क्या है, इनकी सामाजिक संरचना क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो आपका जो जनजाति विश्व वाला है ये हो जाएगा। एक दो आप देखिए भारत का, तो जिससे क्या है, आपका 2 यूनिट जो जनजातियों का है आपका पूरा हो जाएगा, जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। बाकी जो आपके 1-2 चैप्टर कुछ बचे हुए हैं, उनसे भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिससे लगभग आपका सारा क्वेश्चन आपका मिल जाए। तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे जो लोग अभी नहीं जान रहे हैं उनको भी क्या हो, इस वीडियो के माध्यम से आपका जो एग्जाम है उसमें बहुत ही लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।